करंट वगैरह के देंगे ना लास्ट में, तो अभी कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं करंट का कुछ। करंट का मैं बता दूंगा, उतना ही पढ़ लो। जैसे अभी देखो करंट अफेयर के लिए क्या है, जैसे अभी एनजेएसी याद रख लेना, आपकी बात चर्चा में है, ठीक है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट आपके चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन तो यहाँ से 100% 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें जैसे ज़्यादा, एक तो जजेस की रिमूवल प्रोसेस क्या है, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, ये एनजेएस क्या है, फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, थर्ड जजेस केस क्या है, ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट का कैसे, जैसे अभी देखो इलाहाबाद तो हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज किया। अरे ये इससे ये भी पता लगता है कितना बेतुका है वो, सोचो। मतलब इसे यही पता लगता है कि वो लोग कैसे, मतलब किस माइंडसेट के लोग जो है, सोचो इसमें न्यायपालिका में जा रहे हैं, तो उससे ये भी पता लगता है। तो ये अब ये देखो, ये फेवरेट है, ये आएगा, देख लेना, इसे 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे, ठीक है। करंट अफेयर इन द सेंस स्टैटिक से बनेगा, परंतु ये ज़्यादा चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो ये चीज़ याद रखना। आगे सब लोग सुना था कोल का 100 बिलियन टन हो गया है उत्पादन, प्रोडक्शन। उससे इतना मतलब नहीं रहता है कोल इंडस्ट्री के बाद, वो ये प्रोडक्शन नहीं पूछेगा आपसे। चलो शुरू करें आगे सब लोग, 5 मिनट क्या ज़्यादा हो गया। चलो देखो इधर, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटकी की पुत्र थी, चेटक के पुत्र थे। अब देखो यूपीएससी के भाई इतना नहीं पूछती, पर हाँ ये थोड़ा याद रखना, लिच्छवी कुल, ठीक है। तो ये भाई लिच्छवी कुल की थी या नहीं थी, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चेटक की पुत्री थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये कुल तो थोड़ा बहुत याद रखो, ठीक है। अब ये तो अपने को पता भी नहीं, चलो आगे बढ़ो। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। अब देखो ये 2 फैक्ट है, पक्का इन दोनों में से एक तो गलत दिया है, तो 1 और 2 तो साथ में आएंगे नहीं, ये जी याद रखना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है बनारस के थे। अब देखो ये सारे के सारे फैक्ट हैं। क्या ही करोगे। अब देखो इधर बस पढ़ लो, इसका जो है ये सी आंसर है, मतलब दूसरा तीसरा सही है, ये गलत है। अब देखो मैंने बोला था इन दोनों में से एक ही आएगा। अब देखो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था। वाराणसी मतलब बनारस, ठीक है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, ये चीज़ याद रखना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था। माता त्रिशली जो लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन तथा पिता ज्ञातृ कुल के प्रधान थे, मतलब ये पिता नहीं है, इसका भाई था, इसलिए गलत हो। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, जो कोयलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। 1 सप्ताह पश्चात ही माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब ये देखो इतना फैक्ट है, यूपीएससी पूछेगा नहीं, पर फिर भी ये फैक्ट मैं फिर बता रहा हूँ भाई। फैक्ट याद भी करने तो कौन से करो भाई, यूपीएससी जो पीवाईक्यू में है वो फैक्ट याद करो, तो बस उस तरीके से देख लेना बस, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। अभी अंतिम मौर्य शासक भरतदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने की थी। अब देखिए फैक्चुअल है, अंतिम शंगु राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राजसियान को हत्या लिया। एक और स्टेटमेंट दिया होगा, सारे के सारे सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। ये सारे फैक्ट है, छोड़ो बस इसके बारे में पढ़ लो। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की। इस वंश का अंतिम शासक भरतदत्त था। पुष्यमित्र शंगु जो उसका सेनापति था ने उसकी हत्या कर 184 ईसा पूर्व में शंगु वंश की नींव डाली। शंगु वंश का अंतिम शासक देवभूति था। वासुदेव उसका अमात्य था। देवभूति की अयोग्यता का लाभ उठाकर वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी एवं 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशमन था, जिसकी हत्या सिमुक नामक व्यक्ति ने की। अभी इतना फैक्ट है, छोड़ो, मतलब याद कर लेने को थोड़ा बहुत, टेंशन मत लेना। 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्र भारतीय कहा गया। इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के प्रमुख शासकों में सातकर्णी 1, 2, गौतमीपुत्र, सातकर्णी इत्यादि है। याद कर दो, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है 2020 में, तो इसीलिए हम फिर बता दें, फैक्ट याद करना तो ये याद करो,
यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मत्स्यकटिकम का विषय था। तो देखो मैं कितनी बार बोला इस टाइप को लाइन डेस्ट ये आंसर होता है। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है, इसमें याद रखना मत्स्यकटिकम। ठीक है, शूद्रक द्वारा रचित मत्स्यकटिकम एक गुप्तकालीन रचना है जिसमें दर्शाया गया है कि एक गणिका किस प्रकार ब्राह्मण व्यापारी की सम्मानित स्वामिनी बन गई। मतलब गणिका मतलब गाना गाने वाली। ये ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना थी। ये तो मैंने पूरा देखा है, वो भारत की खोज में देखोगे ना पूरा स्टोरी है। मत्स्यकटिकम इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। चलो आगे देखो। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न अव्यवस्था के बीच हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में मजबूत साम्राज्य नींव डाली। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, मतलब उज्जैन को। विजय अभियान के क्रम में हर्ष ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। जहाँ नर्मदा के तट पर महाराष्ट्र के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसका युद्ध हुआ। याद रखना भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष को पराजित होकर लौटना पड़ा था। ठीक है, अब आगे देखो। ये चीज़ संगम काल का है। चोलों ने पांड्यों तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो चोल हरा दिया था, ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। ये तो 100% सही होगा। तो दोनों सही है, याद रखना। चोल वंश के वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम ने सर्वप्रथम मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मधुर कौंड की उपाधि धारण की। इसने वेलूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका को संयुक्त सेना को हराया। राजा राज प्रथम ने चेर पांड्या केरल को हराने के बाद श्रीलंका को भी हराया। उस समय श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम था। श्रीलंका के उत्तरी भाग को साम्राज्य मिलाकर उसे मामुंडी चोल मंडलम नाम दिया। राजेंद्र प्रथम ने कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को पराजित किया। कडारम विजय को उद्देश्य व्यापारिक व औपनिवेशिक विस्तार दोनों था। अब आता मध्यकालीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? अभी कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। पर ठीक है, चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्रु से गिरने के बजाय उनकी मृत्यु हो जाती है। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, अभी तो बिल्कुल ही नहीं। पर पढ़ लो इसके बारे में थोड़ा बहुत। मोहम्मद गौरी द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद वापस लौटते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को इन क्षेत्रों पर अधिकार सौंपा गया। याद रखना कि ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल सिपह सालार की उपाधि धारण की। उसने सिक्के डलवाने या अपने नाम से खुतबा पढ़वाने का प्रयत्न नहीं किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इसकी राजधानी लाहौर थी, जहाँ यह 12 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मर गया था। याद रखना कौन मरता है? हुमायूं तो सीढ़ियों में लाइब्रेरी से पढ़ते वक्त गिर जाता है, वो भी तो ऐसे ही मरता है। इसीलिए तो उसे लड़खड़ाते हुए शासक ऐसा कुछ कहा जाता है। हाँ, वो खुद ही अपनी लाइब्रेरी में मर जाता है, लगड़ा शासक। अब आगे देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू देव देवताओं तथा मुस्लिम संतों को प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ये सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखना। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का शासक था। उसने फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया, हिंदुओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। इसने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की, जिसमें मुस्लिम संतों हिंदू देव देवताओं की प्रशंसा की गई है। इसी के समय फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। कव्वाली का आरंभिकर्ता अमीर खुसरो थे। अभी तो फैक्ट है, ये बस ये याद रखो, ये चीज़ याद रखना। सालो नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पद ग्रहण की। फिर राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे, इसीलिए पदवी धारण की थी। इसलिए ये आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना। और दोनों की व्याख्या सही करता है वो। देखिए, विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का ने संगम वंश की नींव डाली थी। याद तो देखो, यूपीएससी ने 2015 में पूछा था, 14 या 15 में। इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय पूर्णतः अयोग्य व्यक्ति था। साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता व्याप्त थी। इस स्थिति में साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालो ने विरूपाक्ष की हत्या कर सत्ता संभाली। इसमें साम्राज्य को पुनः संगठित करने हेतु सेना को मजबूत बनाया। उसके लिए उसने अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। नरसा नायक नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया गया। नरसा नायक ने लगभग संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लिया।
एवं साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। आगे चल के इसी के पुत्र वीर नरसिंह ने तुलु वंश की नींव डाली थी। तुलु वंश, चलो आगे देखो ये सब फैक्ट ही फैक्ट है, क्या करोगे। ठीक है, आगे देखो। सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। अच्छा, वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस करने के लिए अग्रसर थे। तो इसका मतलब पहला सही है, आर गलत है। उसका पैतृक निवास वहाँ शैली था, ये गलत है, ये सही है। अफगानिस्तान का तो कूच किया था उसने। 1581 का वर्ष अकबर के लिए सर्वाधिक संकटमय वर्ष था। इसी वर्ष काबुल का शासक मिर्जा हकीम, जो अकबर का सौतेला भाई था, पूरी विद्रोह के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। अकबर ने इसी खबर मिलने पर 9 अगस्त 1581 को एक विशाल सेना के साथ काबुल में प्रवेश किया और मिर्जा हकीम को पराजित किया। अंत में समय यात्रा के बाद करने पर उसे छोड़ दिया। 1585 में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद मानसिंह को इस क्षेत्र का अधिकार करने के लिए भेजा और मानसिंह को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर के अफगानिस्तान आक्रमण का उद्देश्य पैतृक राज्यों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि हकीम और उसके सहयोगियों को सबक सिखाना था। अब ठीक है, ये याद रखना थोड़ा बहुत बस। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? वो देखो कितनी बार बोला स्टेप डेस ए आंसर। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज शासन का दावेदार था। पर पता लगता है कि खुद ही यहाँ पे राज कर लेता है। मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की असफलता के बाद बाबर ने भारत की तरफ रुख किया। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोदी की चाचा आलम खान तथा राजपूत शासक राणा सांगा ने व्यक्तिगत कारणों से बाबर को आमंत्रित किया। अंत में बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर के अन्य युद्धों का क्रम भी इस प्रकार है। खानवा का युद्ध होता है फिर मार्च 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच। राणा सांगा पराजित हो जाता है। चंदेरी का युद्ध होता है जनवरी 1528, बाबर व राजा मेदिनी राय के बीच। बाबर जीतता है इसको भी। घाघरा युद्ध मई 1529, बाबर व मोहम्मद लोदी के बीच। मोहम्मद लोदी हार गया। अब देखो यही होगा, देखो स्टार्टिंग में कोई भी शासक आएगा तो वो लड़ाई झगड़े ही करेगा। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? एक युद्ध में अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ। अभी ये कोई पूछेगा नहीं, यार को थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लो बस। जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व समाप्त होने के पीछे स्वयं उसकी योग्यता थी। उसके समय पर शासन का सारा भार ईरानी अमीर नेता व वजीर जुल्फ़िकार खां के हाथों में था। इसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार तथा मिर्जा राजा की उपाधि दी एवं अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार तथा महाराणा की उपाधि प्रदान की। जजिया को समाप्त कर दिया तथा मुगल अधिकारियों द्वारा कर वसूलने की शर्त पर मराठा को चौथ तथा स्वदेश मुक्ति का अधिकार दे दिया। लालू कंवर नामक वेश्या पर आसक्त जहांगीर शाह की फरशेर ने सेहतबंदों की मदद से हत्या करवा दी। छोड़ो, कोई काम का नहीं है। धर्मत का युद्ध में किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब तथा दारा सिकोह। याद रखना, औरंगजेब जीतता है, दारा सिकोह को मार दिया जाता है। इसमें शाहजहाँ के पुत्रों के बीच सत्ता को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शाहजहाँ के चारों पुत्र दारा सिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद ने भाग लिया। उत्तराधिकार के लिए हुए युद्धों का विवरण इस प्रकार है। पहला होता बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, शुजा व शाही सेना के बीच हुआ, शुजा पराजित। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658, शाही सेना तथा औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच, शाही सेना पराजित। सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में, दारा सिकोह व औरंगजेब तथा मुराद की सेना के बीच, दारा सिकोह पराजित हुआ। खजुआ का युद्ध अक्टूबर 1658 में, औरंगजेब ने शुजा को पराजित किया। सोचो यहाँ पे भी पराजित होता तो फिर उभर के आता। देवराय का युद्ध 13 मार्च 1659 को, औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारा सिकोह को हराया। करना कोई जरूरी नहीं, पर यह याद रखना थोड़ा बहुत। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। हाँ, ये बात सही है। संयुक्त भारत की देश की शपथ संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। हाँ, ये यूनाइट इंडिया की तो बात करते ही थे, दोनों का दोनों सही बात है। ठीक है, ध्यान से देखो। मुगल साम्राज्य पतन के दौरान शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य का पेशवाओं के अधीन काफ़ी तेजी से विकास हो रहा था। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव इत्यादि काफ़ी योग्यता पेशवे थे। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में मराठे ही एकमात्र सक्षम भारतीय शक्ति के रूप में बचे थे। ये संकल्पना कि मराठे ही सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश के प्रेरणा थे, काफ़ी विद्वानों द्वारा समर्थित है। अटक से कटक तक भारतीय ध्वज फहराने की बात मराठाओं ने ही कही थी। अब छोड़ो यहाँ से। अब देखो, मुगल साम्राज्य विघटन और यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, कौन सा एक सही नहीं है? मतलब एक गलत होगा और 3 सही होंगे। तो अपने लिए देखो, अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की।
नहीं, अली मर्दी खदानी नहीं करता है। तो यही नहीं, इसने सही, जो भी ये गलत है। देखो ये महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, तो ये सही है। आमेर में स्वामी जैन सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये याद रखना, ये सारे स्टेटमेंट सही है, यूपीएससी यहीं से उठा के पूछ लेगा। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, याद रखना, इसका तुड़वाने में भी हाथ होता है। फिर बाद में इसको कोई सजेस्ट करता है कि भाई आप बनवा दो, नहीं तो फिर एक छवि खराब जाएगी। अली मर्दान खां जो है एक तुर्की शासक था, इल्तुतमिश के समय स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल में व्यवहार करने लगा, लेकिन 2 वर्षों उपरांत उसके सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। उसने बंगाल में कोई राजस्व की नई पद्धति विकसित नहीं की थी। रणजीत सिंह ने जो लाहौर में जो उसकी प्रशासनिक राजधानी थी तोपखाना स्थापित किया, तो वो गलत था, याद रखना। अब आगे देखो, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, ठीक है। शाह आलम द्वितीय उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। अरे नहीं, इसलिए नहीं जाता ये, वो उसको भेजा जाता है वहाँ पे, ये गलत है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया, क्योंकि जब उसके पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई उस समय वो बिहार में था, वहीं पर उसके समय को बादशाह घोषित कर दिया। राजधानी से दूर रहने के कारण उत्तर पश्चिमी सीमांत विदेशी आक्रमण का भय नहीं था, बल्कि दरबारी षड्यंत्र था। दरबारी दल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी शासक की हत्या करवा देते थे। इनमें से 4 प्रमुख दल थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। बाद में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था, याद रखना, सूरत में। ये सब लोग इधर से ही आते हैं। कासिम बाजार याद रखना, ये बंगाल में है। कोचिन पुलिकट किधर पड़ेगा, पुलिकट झील किधर है, वो आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? अरे पुलिकट झील किधर है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोचिन कहाँ पे आएगा? केरल। ठीक है, याद रखना, कासिम बाजार ये वेस्ट बंगाल में है। चलो देखो, प्रथम फ्रांसीसी कारखाना याद रखना सूरत में 1667 में फैंग केरो द्वारा। प्रथम अंग्रेजी कारखाना सूरत 1613 में। प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम याद रखना 1611 में। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, क्योंकि ये तो इधर ही आए थे। प्रथम डच फैक्ट्री याद रखना मसूलीपट्टनम 1605 में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के परिवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब एक गलत होगा, 2 सही होगा। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर, मुझे बताओ 1498 में वास्को डी गामा आता ही है, मुझे बताओ गोवा पे कब्जा कर लेंगे इतने जल्दी? काटो। अब देखो, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अंग्रेजी व्यापारी मछलीपट्टनम जो भी है याद रखना है, ठीक है। दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूरी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है, ये भी फैक्ट है, याद रखना। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए फिर युद्ध होता है बाद में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी तथा शांत जल की नीति अपनाई थी। 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम बेड़ों को पराजित किया। इसने हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अल्मीडा के बाद अलबुर्क पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसने भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने के उद्देश्य से यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दे दी। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से इसने गोवा को छीन लिया था, ना कि, याद रखना, 1510। वो सारे स्टेटमेंट सही है। भारत में उपनिवेशी काल में हिटले आयोग का उद्देश्य था। अब देखो इसका आंसर क्या, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, बस इतना याद रखो, मतलब ये लेबर कमीशन है, याद रखना। JH हिटले की अध्यक्षता में 1919 में लॉर्ड इरविन के समय हिटले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उद्योगों एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना था। इसके अतिरिक्त इसके समय में 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन भी किया गया था। इसी के समय 1931 में रॉयल लेबर कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। चार्टर एक्ट 1833। अभी देखो, ये तो पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो तो 1813 में हो जाता है, याद रखना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, तो वो कब होता है? 1858। The designation of the supreme authority was to be changed to the Governor General of India in Council.
भारत का गवर्नर जनरल तो इसे 1833 एक्ट में आता है ना। हाँ सर। मेरे काउंसिल में बोल रहा है, काउंसिल परम सत्ताधारी पदनाम को भारतीय गवर्नर जनरल का पदनाम में बदला। ठीक, आगे देखते हैं। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। अरे उल्टा सोचो कि 1833 एक्ट में तो लॉर्ड मैकाले विधि अध्यक्ष के रूप में, मतलब सदस्य के रूप में तो चुन के आता है, तो गलत है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति इसमें होती है 1833 के एक्ट में। 1813 के एक्ट में चाय व चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की व्यापारिक शक्ति समाप्त कर दी थी, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की संपूर्ण व्यापारिक शक्तियां समाप्त कर दी गई, अब उसे केवल प्रशासनिक दायित्व को निर्वाह करना था, ये बात सही है। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एक भारतीय की नियुक्ति, अरे गलत लिखा है। एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड टू बी लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये डी आंसर दिया। देखो ये चीज याद रखना, ये तो सही बात है, उसमें विधि सदस्य के रूप में अपन एक भारतीय की नियुक्ति, अरे भारतीय शैली था ये। क्या होगा इसका आंसर बताइए? कहाँ गया वो रमेश, भाग गया? इसमें कहा है ना सर कि गलत, मतलब कौन सा एक नहीं है जो गलत है, तो वो गलत है डी वाला। हाँ सॉरी, एक नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि पर नियंत्रण, हाँ नियंत्रण मतलब तो समाप्ति कर दिया था, तो ये बात सही भी है। ऐसे नियंत्रण 1813 के एक्ट में बनता है, मतलब चाय और चीनी साथ व्यापार को छोड़ के, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वही तो तभी देखो ये तो गलत है भाई, एक भारतीय नियुक्ति कैसे करेंगे ये लोग। चलो शाबाश अनु, आपने ध्यान दिया। चलो आगे देखो। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो याद रखो, स्वराज पार्टी तो 1923 में बनती है, ये तो बाद में बनता है, ये बाद में बनता है जब महात्मा गांधी चोरा चोरी कांड के बाद में अशोक आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तब बनती है, तो ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। इंडियन फ्रीडम पार्टी ये कौन बनाता है? एक बार ये सर्च करो इनके बारे में, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के बारे में सर्च करो। इंडियन लिबरल फेडरेशन बनता है, ये याद रखना। और ये कौन सा? इंडियन फ्रीडम पार्टी, फेडरेशन ऑफ इंडिया, सब नेहरू पार्टी बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर। इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जी सर। अरे एक बार सर्च करो इसके बारे में, सर्च करो, ये दोनों सर्च करो कि कौन कौन क्या है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अरे करो, और सब लोग करो सर्च, इसको सर्च करके बताओ। देखो ये तो इंडियन लिबरल फेडरेशन है, तो ये तो बनाई गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह कांग्रेस के अधीन ही कार्य करती रही है। 20 अगस्त 1917 मॉन्टी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी हुई, जिसके आधार पर 1919 का स्थापना तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। CR गोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। देख के बताओ, ये इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रिक यहाँ पे लग रहा है फेडरेशन तो ये होगा, तो आंसर इन दोनों में से, ये दो आंसर तो ऐसे चले जाएंगे। बताओ रे जल्दी, ये किसने बनाया इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया? एक मिनट बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस। 1920 से 1940 के उसमें हुआ था ये। सुभाष चंद्र बोस से? बिहारी बोस। मुझे पता नहीं है, बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं। रास बिहारी बोस 1920 से 1940 के बीच में। अरे यार रास बिहारी बोस तो याद करो, उससे भी जड़ा हुआ था ना गदर पार्टी से। और सर इसी को ना फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का इनकी वो भी थी, मतलब इसी ढांचे का उपयोग करके, जैसे ये था इसी, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा ही था। अच्छा, थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आओ इधर आगे बढ़ो।
कथन क्या है? 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। 1916 में क्यों देंगे भाई? ये तो 1937 में हुआ था ना सर। विधान परिषद से अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, 16 में क्यों देंगे? देंगे तो याद करो 17 का जो है, मतलब जो आता है ये रेगुलेटिंग, सॉरी क्या आता है, रोलेट एक्ट आता है, उसके बाद देंगे भी तो उसे उस टाइम क्यों देंगे? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ये बात तो सही है, पर उसके लिए तो 1916 में से ले देंगे त्यागपत्र, तो यार पहला गलत है। देखो, भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा क्रांतिकारी षड्यंत्र के स्तर की पहचान करने के उद्देश्य से 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इसके आधार पर 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम पास किया गया, जिसे रोलेट कानून कहा। यह कानून भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पास हो गया। मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था, तो ये चीज़ याद रखना। पहले बार 1916 से तो ऐसे गलत है, याद रखना वो चीज़। 1920 में दिया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य, सोचो यही यूपीएससी क्वेश्चन उधर 2016 या 17 में रिपीट किया था ये क्वेश्चन। जहाँ तक अदालतों का दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पे लाना, हाँ यही तो बात थी। तो अंग्रेज इससे भाई चढ़ गए, क्यों इनके बराबर ये बाहर, मतलब वो बोलते हैं कि भाई ये काले लोग हमारे कैसे सुनवाई करेंगे। सोचो सर, महिलाओं ने कहा था कि भारतीय जब घूरते हैं इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। क्या हुआ था? वो जो यूरोप की महिलाएं थी ना, हाँ, वो बोली थी भारतीय जज होते हैं वो घूरते हैं, इस आधार पर उन्होंने फिर आंदोलन कर दिया। सही में? जी सर, वो बेचारा लिबर्टी बिल लगा था ना, तो उसको वापस लेना पड़ा रिपल को। आओ तो नहीं पड़ता, इसलिए वो त्याग पत्र भी दे देता है, इसलिए छोड़ के अब चले जाता हूँ। वहीं से भारतीय में भावना भी जगती है कि जब ये एक होकर वापस ले सकते तो हम भी एक हो। भारत के लोकप्रिय वायसराय में से एक लॉर्ड रिपन के समय में विधि आयोग के सदस्य सर पीसी एल्बर्ट द्वारा एक बिल पेश किया गया था, जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस बिल द्वारा ब्रिटिश व अंग्रेजी न्यायाधीशों की शक्तियाँ यूरोपीय लोगों की सुनवाई करने के परिप्रेक्ष्य में समान कर दी। यूरोपीय लोगों के विरोध करने के कारण समानता पर आधारित इस बिल को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा भी दे दिया था, याद रखना। 1942 ईस्वी क्रिस मिशन का महत्वपूर्ण पहलू, तो सोचो कितनी बार क्वेश्चन आया, उधर भी आया है। क्या था इसका उद्देश्य? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत 50 भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने ब्रिटेन को भारत के बारे में सोचने मजबूर किया। इसी के तहत सर स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिस मिशन जो है 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इसमें निम्न प्रावधान थे, प्रावधान याद रखा करो, ये पीछे पूछता है, 2022 में पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन। युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न जिसमें पूर्णतः उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित रहने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के चुने प्रतिनिधि और देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यही जो है 2022 का स्टेटमेंट था क्वेश्चन का। नए संविधान निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। ठीक है, जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वे पूर्ण स्वतंत्र रह सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को अलग अलग कारणों से अस्वीकार कर दिया था। और याद रखना, जो सहमत नहीं हो अलग से जाके अंग्रेजों से संधि कर सकते हैं। ये जो है स्टेटमेंट बनाया जाता 2022 में। कौन सा एक जो है सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने मूल बंगाल भाषा में की थी। अरे वंदे मातरम की रचना जो है किसने किया था? कल तो मैंने जी सर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। तो फिर ये गलत क्यों है? बंगाल मूल बंगाल भाषा में नहीं था क्या? गलत क्यों है? सोचो ये स्टेटमेंट। राष्ट्रगीत, अरे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में की थी, ये गलत दिया है। सोचो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, ठीक है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया। ये प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मंड से लिया गया है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था, याद रखना। भारत के राष्ट्रगान जनगण को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। फिर गलत क्यों है? भाषा को लेके सर शायद था तो वंदे मातरम, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा था तो बांग्ला भाषा में ही। सर
मूल लगा के क्या पता गलत करते हो, मूल बंगला भाषा। चलो एक बार रुको, सुनो, छोड़ो, देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, शख्स संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग ने चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अरे वाह, देखो याद आया यूपीएससी 2013 या 14 का क्वेश्चन। अरे याद आया, नया वर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, वही क्वेश्चन है ये, तो ये तो सही है। बात की राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बात भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगाला में रचित गान जन मन गण के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया, तो ये भी सही। तो ये शायद मूल बंगला भाषा में था। रचना बारदोली सत्याग्रह, ये तो याद रखना कि नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहीं से उनको मिलता है। गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित बारदोली में 1926-27 ईस्वी में कपास मूल्य में गिरावट होने के बावजूद भी सरकार ने बारदोली राजस्व 22% बढ़ा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन किया। अगस्त 1928 में गांधी जी भी बारदोली पहुंचे। आंदोलन की गति को देखकर सरकार ने एक न्यायाधिकरण की स्थापना की। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व के अंत में 22% घटाकर 6.0% कर दिया। याद रखना कि इसी से इनको जो है सरदार की उपाधि दी जाती है। रानी पराज जाती है ना, होती है ना, वो रानी पराज जाती होती है, कौन सी होती है जो महिलाएं होती है, रानी पराग सर, उसी को रानी पराग के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। हाँ, अब देखो यही क्वेश्चन देखो याद आया 2013 में पूछा, मतलब सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर मुस्लिम लीग द्वारा अंतिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 को नेहरू को अंतिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अंत में 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्य अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। वो डिस्पेच नीति कितनी बार पूछा है, डायरेक्ट याद रखना, ये तो पता होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का माध्यम प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, याद रखना। इसमें यह था कि लो लेवल पे तो था, वरना मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसके आधार शिक्षा के लिए देशी भाषा और उच्च शिक्षा के हाँ, लिए अंग्रेजी भाषा, याद रखना ये चीज। अब देखो डायरेक्ट तो सारे क्वेश्चन इधर से ही है, क्या ही करोगे, सारे क्वेश्चन इधर ही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स बोर्ड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। इसे बोर्ड डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें निम्न प्रावधान थे। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य, 2018 का सेम क्वेश्चन है ये। पाश्चात्य शिक्षा प्रसार का सरकार अपना उद्देश्य बनाए। उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दिए जाने के साथ साथ देसी भाषा पर भी बल दिया। ग्राम्य स्तर पर प्राथमिक पाठशाला तथा जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुल कॉलेज खोलने की सिफारिश की। निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता पद्धति चलाने की सिफारिश की। 5 प्रांत में निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग के गठन का प्रस्ताव किया। कलकत्ता, बम्बई, बदनास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रयास किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। नहीं, जबकि तो ये 1931 में तो हुआ ही था, तो विरोध कैसे होगा? देखो ना, गांधी का जो है जो विरोध होता है ना, याद रखना कि वहां पे होता है 1929 में होता है। जब याद रखना, नहीं सर, यहाँ पे भी हुआ था ना उसी समय जो फांसी पड़ी थी 3 लोगों की। अरे वो भगत सिंह, वो 1929 में तो मिलती है। अरे 1929 में मिलती है, इसीलिए याद रखना कि जब जवाहरलाल नेहरू को जब अध्यक्ष बनाया जाता है उस टाइम गांधी का विरोध होता है। कब मिली थी सर? इसके विरोध के कारण जो था सब ना, महात्मा गांधी को कहा गया था कि उन्होंने फांसी रुकवाने के लिए बात क्यों नहीं की। तो ये उनको फांसी कब दी गई थी? उनको फांसी कौन सी ईयर में दी गई थी? 23 मार्च 1931 में ही दी गई थी सर। 5 मार्च 1931 ये डेट था। 23 मार्च 1931 था। अच्छा ठीक है, याद रखना। तो गांधी इरविन समझौता तो हुआ ही नहीं था, तो स्वाभाविक बात है उसका विरोध क्यों होगा? वो तो बाद में होता है ना, हो गया। अरे हाँ, गांधी इरविन, हाँ सही है। जो समझौता होता है उसी में तो वो गांधी जी से ये डिमांड नहीं किया जाता कि वो उनको बचा नहीं पाए। हाँ ये बात सही है। तो ये बोल रहे तो ये तो सही होना चाहिए ना, इसमें कौन सा एक सही नहीं है? कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं हुआ था सर। अरे भाई बात सुनो, इधर जो गांधी इरविन समझौता होता है ना, तो उसी में तो एक प्रावधान ये होता है कि जो जिन पे हिंसा का आरोप नहीं है उनको तो छोड़ दिया जाएगा, पर जिनका हिंसा का आरोप है उन पे सरकार वो लेगी। तो इसी बात पे गांधी एग्री क्यों किए, इसी बात पे तो विरोध होता है।
कि गांधी ने ये क्यों नहीं मनवाया। एक प्रोविजन उसमें ये था कि जिन पे हिंसा नहीं है उनको तो छोड़ दिया जाएगा, पर जिन पे हिंसा है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो गांधी एग्री कर देता उस पर। चलो ठीक है, देखो इधर पहले रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोज का एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग का जनसंहार हुआ, ये बात सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया, याद रखना ये बात भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक एक थे, याद रखना, हाँ ये 1928 में बनती है, 27-28 में। तो ये तीनों तो सही है, डी गलत है। डी गलत क्यों है ध्यान से देखना। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में थे, न कि HSRA के। तो ये मतलब 1923 में बनती है उसके थे, 1927-28 में ये बनती है HSRA। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें हिंसा को छोड़कर अन्य सभी विचाराधीन के लिए छोड़ने प्रस्ताव था। देखो मैं बता रहा था ना इसे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। व्यापक विरोध के बावजूद 23 मार्च 1931 को हुए कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई। मंजूरी दे दी गई थी, इसलिए ये वाला भी खत्म गलत हो जाएगा। मतलब विरोध का कारण तो वो था, इसीलिए वो शायद गलत है ये यार। चलो ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं, आगे बढ़ो। अब देखिए नंदा देवी क्वेश्चन आया हुआ, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। पर कहने का मतलब ये देखो, सारे क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है यूपीएससी। मिडिवल पे थोड़ा आलतू फालतू क्वेश्चन पूछे हैं, पर एंशिएंट और मॉडर्न के क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है, ये चीज़ याद रखना। देखो, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई और वशीकरण का वर्णन है, याद रखना। अर्थवेद में है, अर्थवेद में। अरे चीज यार देखो ना, एक चीज याद रखना, ऐसे पता लग भाई इसमें तो पैसों के बारे में बात किया होगा, ऐसा नहीं होता। क्या सर? अर्थवेद को देखो तो अर्थ मतलब पैसा, उसके बारे में लग रहा है ना बात। देखो याद रखना, देखो यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में है, ठीक है। सामवेद में याद रखना, इसमें थोड़ा जड़ी बूटियों को उनका भी नहीं, उनका है गीत गा का है, हाँ। चारों वेदों से अर्थवेद का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थवेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है। अंग और मगध का प्रथम बार उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। गोपद ब्राह्मण अर्थवेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, निम्न कौन से खत्म से एक सही है? ये सही है। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, इसीलिए तो याद रखना। खारवेल में कौन गुफाएं बनाता है ना, कौन सा अशोक बनाता है उड़ीसा में। अच्छा चलो ठीक है, ये क्यों गलत है देख लेते हैं। स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। स्थूल भाव के नेतृत्व में तो कहाँ पे हुआ था? वो तो पटना में रहता है ना, वहाँ कौन जाता है? अरे देखो, 2 संप्रदाय बनते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखो, जब किसको लेके जाता है वो, एक चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाता है सर। हाँ, उल्टा कर दिया। हाँ उल्टा कर दिया, वही तो मैं, वो कौन था जो उसको लेके जाता है? कौन? भद्रभाव। हाँ तो ये गलत है, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के 50 जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे श्वेतांबर। अरे नहीं, यहाँ देखो चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, गलत। अब देखो, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म का प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोगों को चित्रों का पूजन करते थे। नहीं सर, वो चित्रों का पूजा नहीं करते थे, पर चिन्हों का पूजा करते थे। जैसे मूर्ति नहीं बनाते थे, उनके जो स्तूप के रूप में चित्र थे उनकी पूजा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम चरण में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। जैन साधु भद्रभाव के नेतृत्व में उनके बहुत से अनुयायी दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूल भाव के नेतृत्व में अधिकांश लोग यहीं पर रह गए। वापस आने पर भद्रभाव और स्थूल भाव के अनुयायी में मतभेद हो गया। भद्रभाव के अनुयायी निवस्त्र रहने के पक्षपाती थे, अतः दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूल भाव के अनुयायियों ने केवल संगारिक वस्त्रों को परित्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करके साधना करना उचित समझा हुआ है, श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर महावीर स्वामी की पूजा भगवान के रूप में करते थे, याद रखना ये चीज़। पहली शताब्दी ईस्वी में कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो सही है। कालोकन टाइम पीरियड सोचो, पहले शंकराचार्य आएगा, फिर रामानुज आएगा, चैतन्य। हाँ ये याद रखना। और यूपीएससी ने सबके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में केरल में जन्मे थे। यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। 8 वर्ष में
संन्यास ले लिया था, काशी में अध्ययन किया, अद्वैतवादी थे, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया है, ब्रह्मा सूत्र भाष्य उपनिषदों पर टीका किया है, भगवद गीता पर भी टीका किया है। 10 नामी नामक अद्वैत विचारधारा की 10 शाखाएं संगठित की, देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, इसीलिए तो फेमस है। ये याद रखना कौन कौन है। एक पुरी में है, द्वारिका में है, रामेश्वरम में है, और उत्तर में कहाँ पे, बद्रीनाथ में। 4 है, याद रखना। रामानुजाचार्य, वही है क्या सर? हाँ 4 धाम वही है जो इन्होंने स्थापित किए थे। चलो रामानुजाचार्य, देखो यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन। 1027 में जन्म हुआ था, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे, ब्रह्मा जीव तथा जगत तीनों को सत्य माना। निम्बाकाचार्य 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे। याद रखना सारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए, इंपॉर्टेंट है ये। द्वैतवाद के मत के प्रवर्तक थे, सनक संप्रदाय के नाम से विख्यात है। माधवाचार्य 1199 ईस्वी में जन्म, द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक है, इनका संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय था। स्वामी रामानंद 1299 ईस्वी में प्रयाग में जन्म, 1411 ईस्वी में मृत्यु। जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने, जाति प्रथा विरोधी थे। एकता पर बल, वे प्रथम वैष्णव संत थे जिसने हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुँचाए। ये क्वेश्चन याद करो, पहले भी आ चुका है। दादू दयाल के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उधर 2019 से उधर। 1544 से लेकर 1602 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड रहता है। दादूपंथी उसमें भी तो दिया था कि जो ये वो दिए थे समकालीन में। हाँ वही तो मैं बता दादू दयाल का, तभी तो बता रहा हूँ, उधर पूछा हुआ है। दादूपंथी निपंग संप्रदाय के संस्थापक थे। कबीर, याद रखना 1398 ईस्वी में जन्म, कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। ये व्याख्या ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एक जगह दे दिए इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम कर दिया। यहाँ गुरु नानक का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 1429 से 1539 ईस्वी में। गुरु नानक और दादू दयाल तीनों दिए थे। एकेश्वरवादी के अनुयायी थे। मूर्ति पूजा भाइये आडम्बर से गणना की। चैतन्य, याद रखना 1425 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में। कृष्ण भक्ति पर बल, भक्ति में कीर्तन प्रथागत समावेश, गोसाई संघ की स्थापना। तो यूपीएससी ने मेंस में 2019 में भी क्वेश्चन पूछा इन्हीं के बारे में। चलो गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, वर्धन काल। अब देखो, चीन तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। अरे कनिष्क फाहियान किसके टाइम आता है? सर उसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने थी। कनिष्क का काल में कहाँ आएगा? कनिष्क, ये गलत है, ये याद रखना। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। अरे क्या बात कर रहे हो, गलत। तभी तो ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, याद रखना। हेनसांग ये जो है उसको सपोर्ट करता है और वो तभी लेता है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 380 से 413 ईस्वी में। उसने भारत का वर्णन सुखी एवं समृद्ध राज्य के रूप में किया, जबकि कनिष्क कुषाण कालीन शासक है। हेनसांग जो है 630 से 640 हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन ने हेनसांग के सम्मान में कन्नौज महासभा का आयोजन किया। हेनसांग ने हर्षवर्धन की दानशीलता, धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है। और याद रखना इसी के कारण जो है बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट होता है फिर हर्षवर्धन। चलो, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये अब क्या ही करोगे, फैक्ट है। नासिरुद्दीन मोहम्मद, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, छोड़ो, पढ़ लो थोड़ा बहुत बस। खिलजी वंश के पतन के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश के प्रमुख शासकों में गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज तुगलक थे। इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसके समय में मध्य एशिया के शक्तिशाली मंगोल सेनानायक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। 1413 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया था। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, ये देखो पहले भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। कितने सही है? नरसिंह राज सालू ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। भाई ये सालू है तो सालू वंश प्रारंभ करेगा ही, पहली बात सही। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिम्हा के उत्तरती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, याद रखना ये चीज़ें। कृष्णदेव राय के उत्तरती उनके चचेरे भाई अच्युत राय ने। सारे के सारे सही है, फैक्ट है, क्या ही करोगे इनमें। अभी क्वेश्चन देखो, ये फैक्ट है, पानी ये से ये पता लगता है बस कि इंपॉर्टेंट थीम क्या है बस। विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः संगम वंश था, याद रखना ये टाइम पीरियड। संगम वंश, फिर सुलो वंश आता है, फिर तुलो वंश आता है, फिर अराविडु वंश आता है। संगम वंश के प्रमुख शासकों में हरिहर वन था, बुक्का वन था, हरिहर टू था, देवराय प्रथम था, यूपीएससी ने पूछा इसके बारे में, देवराय द्वितीय इत्यादि थे। इस वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश के अंतिम शासक है
इमाद्री नरसिम्हा की हत्या करके वीर नरसिम्हा ने तुला वंश की स्थापना की। सालू वंश की स्थापना को प्रथम बाल प्रहार तथा तुला वंश की स्थापना को द्वितीय बाल प्रहार की संज्ञा दी जाती है। कृष्णदेव राय तुला वंश के शासक थे। तुला वंश के अन्य शासकों में अच्युत राय, सदाशिव राय इत्यादि थे। सदाशिव राय के समय में तौलीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर पराजित होता है। इसमें गोला बारूद का प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़ी वो दीवार होती है, उसको तोड़ा जाता है। इसी में विजयनगर समाप्त हो जाता है। इसी हाँ, यहीं से कौन सा मैसूर का उदय होता है, याद रखना। ये पीछे ये भी क्वेश्चन पूछा है। ऊपर से बरार हो जाते हैं, फिर 5-6 राज्य जाते हैं। हाँ, अपन मैसूर भी उसी का पार्ट है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ भाई? अहमदनगर मतलब कहाँ पे होगा ये? पहला ही है, क्या है? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। क्या है यार, छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है, बस ये पढ़ लो। बहमनी साम्राज्य विघटन से जिन 5 राज्यों को उदय हुआ था उसमें अहमदनगर भी था। मोहम्मद गवाह की मृत्यु के बाद मलिक अहमद बहमनी साम्राज्य का वजीर बना। उसने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। स्वतंत्र निजाम शाही वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों के अतिरिक्त मलिक अंबर नामक एक सशक्त वजीर भी हुआ। इसके समय तक अहमदनगर राज्य मजबूत रहा। अंत में 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां, सोचो, शाहजहां वहाँ तक पहुँचा था, फिर गोलकुंडा और उस पर वो काम करता है औरंगजेब। सिख गुरु से संबंधित याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके बारे में तो पता होना चाहिए। अच्छा, आंसर ही नहीं दिया इसने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों की उनकी अपनी गुरु लिपि गुरुमुखी दी। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बच्चात बने। बंदा बहादुर गुरु तेग बहादुर ने सिखों को सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। अब देखो, छोड़ो, यहाँ सब कुछ दिया है, वो पता लग जाएगा। आगे देखो, सिख धर्म की नींव जो है गुरु नानक ने डाली थी, पंजाब में डाली थी, याद रखना। सिख गुरु की कर्म इस प्रकार है। पहले गुरु नानक आते, फिर गुरु अंगद के बाद में अमरदास के बाद में रामदास, फिर अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे क्या बोला? गुरु अर्जुन देव जो है, अर्जुन देव सिख गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तो ये बात सही है। तो मतलब इसमें शायद सारे सही थे, इसीलिए ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, याद रखना। विभिन्न सिख गुरुओं द्वारा किए गए कार्य। लंगर व्यवस्था प्रारंभ, याद रखना, गुरु नानक ने किया था। लंगर व्यवस्था नियमित बनाना गुरु मुखी लिपि चलाई गुरु अंगद ने, इसीलिए थर्ड गलत था क्या? चलो ठीक, आगे देखते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। सच्चा बादशाह आध्यात्मिक कर लेना शुरू गुरु अर्जुन देव ने शुरू किया। शिष्य को मांसाहार की आज्ञा दी हरु गोविंद ने। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो इसका मतलब ये तो सही है, दूसरा सही है। अब देखो, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, इसने नहीं दिया था, थर्ड गलत है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख को नियुक्त किया, अरे नहीं, ये गलत है। इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो रहे थे, इसलिए आंसर नहीं था, याद रखना। चलो, कौन सा सही है? ठीक है, देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अरे क्या बात करे, ये मराठाओं के बीच होता है। 1761 में लड़ा गया युद्ध, गलत है, याद रखना ये चीज। ठीक है। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अरे तृतीय में, चतुर्थ में होती है ना। हाँ, ये भी गलत है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था, याद रखना है ये चीज़। मराठों का औपचारिक सेनापति विश्वास राय तथा वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। युद्ध में अपार सत्य के साथ मराठों की पूर्ण पराजय हुई। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि करने का विवश हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। सेनापति मीर जाफर के अंग्रेजी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ, याद रखना ये चीज़। अब ये पता होना चाहिए, अब देखो ध्यान से देखना। देखो, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध होता है, मुझे पता है 45-46 में, ये तो सही है यहाँ पे। ठीक, प्रथम आंग्ला मेरठा युद्ध उधर होता है। चलो छोड़ो, पहले अपन देखते हैं प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध, ये तो अपन उधर भी देखे थे। 15 आंग्ला मैसूर युद्ध ये होता है, कब होगा? 18, 24, 26, 9, 17, 90, 92, 9, ये इधर होगा। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध बोला है क्या? ये तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, और ऑप्शन भी दिया है इसमें,
दूसरा तीसरा कौन से युग्म सही सम्मिलित है? 3 और 4, 2 और 3, क्या 1849 में होता है क्यों? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध रखना 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में होता है आंग्ला मराठा युद्ध। सूरत संधि के अनुसार कर्नल कटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मराठा को पराजित किया। याद रखना 20 साल की संधि होती है, 1802 में युद्ध होगा। तथ्य आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में अंग्रेजी और टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ, जिसमें टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ। श्रीरंगपट्टनम संधि का युद्ध समाप्त हुआ। ये याद रखना टाइम पीरियड, ये यहाँ पे गलती इसने यही किया है, तो ये सही है मतलब, ठीक है, पर वो गलत है पहला। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेमसेट के समय लड़ा गया, जो 1826 में याडूम सिंधी द्वारा समाप्त होता है। याद रखना है जी। द्वितीय आंग्ला सिंह युद्ध 1848-49 ईस्वी के अंतर्गत रामनगर चिलियावाला गुजरात के युद्ध हुए, सिखों के पूर्ण पराजय हुई, तो ये गलत है, 1848-49 में होता है। पहला कब होता है? 1839 में रणजीत सिंह मरता है, उसके बाद में शुरू होता है ये 1800। हाँ, जैसा 45-46 प्रथम था, वो कब था? अनु बताइए पहला कब था? सर डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे डेट नहीं, ईयर बताओ, ईयर किसी को पता है? हाँ सर, नहीं अगर क्या पूछ रहे हैं? अरे आंग्ला सिख युद्ध पहला कब होता है? आंग्ला सिख युद्ध सर पता नहीं। अरे 45-46 में होता है, देखो सुनो, 1839 में वो मरता है। अरे सर्च करो, पता होना चाहिए। देखो मुझे याद है 1839 में मरता है रणजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद में फिर ये याद करो, इनमें आपस में गुटबाजी होने लग जाती है, फिर अंग्रेज इसी का तो फायदा उठाते हैं। फिर 1845-46 में फिर दोबारा जो है दिलीप सिंह के नेतृत्व में होता है 1849-50 में। 45 ही है सर। यही है ना 45-46? 45 ही है। हाँ, याद रखना चाहिए। चलो आगे देखो। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों का, मैंने बोला था सजना, याद रख लेना, बना लोगे आप इस क्वेश्चन को, ट्रिक याद रखना। तो सतारा, झांसी, संबलपुर, तो इनको क्रम में जमाओगे तो देखो सबसे पहले कौन होगा? सतारा, ठीक है, फिर झांसी होगा, फिर नागपुर आता है, संबलपुर, ये सबसे बाद में आएगी। देखो सतारा का मैंने उस दिन कल ही बताया था, सतारा आएगा, संबलपुर और क्या झांसी तो बाद में आएगा, तो झांसी 3, 2, 1 संबलपुर जैतपुर आएगा सर। हाँ मतलब ये थोड़ा बहुत याद रखना, इस तरह की ट्रिक बना सकते हो आप। यहाँ पे देखो दिया है सारा। भारतीय राज्य के विलय के लिए लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि नीति के बाद लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग किया था। इसके अंदर पूरे राज्य को हड़प लिया जाता था। व्यक्तिगत सिद्धांत इस प्रकार, भारत में ब्रिटिश मिलाए गए राज्यों का क्रम इस प्रकार है: सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855। याद रखना, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली विलय की आज्ञा नहीं दी थी। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को विलय किया गया था। सोचो कुछ भी बहाना चाहिए था उनको। चलो, पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स था 1784 में। नहीं सर, ये तो 1773 में ही थे। क्यों 1784 तक तो इसका टाइम पीरियड रहता है ना? हाँ सर, 1773 से इनका शुरू हुआ था टाइम से। हाँ वही तो, याद रखना चीज़, ठीक है, तो ये सही है। लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी याद रख लेना, व्यक्तिगत का सिद्धांत वही है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, वो भी सही है। वर्नाकुल प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम आया था। अरे कर्जन के टाइम नहीं आता है, किसके टाइम आता है? लिप्टन याद रखना, 1878 का वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878। इल्बर्ट विल रिपन के काल में आया था, ये याद रखना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो पिट्स इंडिया एक्ट याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के काल में, इल्बर्ट बिल याद रखना 1883-84 में लॉर्ड रिपन के काल में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, ये भी याद रखना, ये भी पूछा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाचार पत्र पाबंदी से संबंधित था। इल्बर्ट बिल के अंतर्गत ब्रिटिश लोगों की सुनवाई भारतीय जजों द्वारा करने का प्रावधान था, लेकिन काफ़ी विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटना विचार की: चौरा चौरी 1922 में होता है, माले मिंटो रिफॉर्म 1909 का है, दांडी यात्रा 1930 में है, मोंटी चंद्र रिफॉर्म 1919 का है। जमा दो, घटना घटी घटना विचार, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? ये माले मिंटो रिफॉर्म, फिर उसके बाद में ये,
फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद ये हो गया। ठीक है, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अरे निखिल, तुम गए हो यहाँ पे? हाँ सर। कितनी दूर है तुमसे? ज्यादा दूर नहीं होगा, 45 किलोमीटर। तो वहाँ पे अभी भी एक है उसको जो जलाए थे उसको थाने को। हाँ सर। है अभी भी, मतलब बना के रखेंगे कुछ? हाँ। अच्छा, माले मिंटो रिफॉर्म याद है ना? 1909 लॉर्ड मांटे वाइस मिंटो वायसराय था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। मांटे चैम्पियनशिप दौर 1919। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विचार कीजिए लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन का काल रहता है यार बंगाल विभाजन सब। लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के उस टाइम रहता है। लॉर्ड इरविन कब आता है? इरविन यार 1930-20। ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग, अगर लॉर्ड होर्डिंग का नहीं भी पता तभी बन जाएगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये आएगा, नहीं पर होर्डिंग भी तो पहले आ सकता है। अपन क्या ऐसा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। देखो यूपीएससी हेल्प करता है, ये चीज़ याद रखना। तो कर्जन सबसे पहले आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? ये होर्डिंग का टाइम पीरियड याद होना चाहिए। होर्डिंग के टाइम पीरियड कुछ याद आ रहा है आपको? अरे 1911 का राज दरबार याद करो। दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की जाती है, वो इसी के काल में की जाती है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो फिर ये आएगा, उसके बाद में जो है ये आएगा, चैम्सफोर्ड आएगा, फिर उसके बाद में इरविन आएगा। याद रखना ये चीज़ें। इसके देखो होर्डिंग के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। तो इनका टाइम पीरियड 1899 से 1905, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 1921, लॉर्ड इरविन का 1926 31। लॉर्ड कर्जन के समय मुख्य घटना बंगाल विभाजन थी। लॉर्ड इरविन के समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसका याद रखना, राज दरबार मतलब कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था लॉर्ड होर्डिंग के टाइम। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म याद रखना 1919। और याद रखना, देखो आगे जाके क्या पूछा था भाई, किससे चीज था? संवैधानिक रिफॉर्म से। याद आया क्वेश्चन? 2016 या 17 का क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछ रहा है। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बनाया। मॉन्टेग्यू को भारत समर्थक माना जाता है। मॉन्टेग्यू एवं तत्कालीन भारतीय वायसराय चैम्सफोर्ड ने घोषणा की। इस घोषणा का अगस्त घोषणा कहा जाता है। याद रखना ये चीज़ें याद रखना। अगस्त घोषणा 1917। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त क्रांति 1942। याद रखना ये चीज़ें। इस घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, यह घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का आधार बनी। इसी घोषणा करने बातें थी। भारतीय कार्यकारिणी, विधानसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडलीय शक्तियां इत्यादि में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के उदारवादियों ने इस भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा। नरमपंथी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर नेशनल लीग का गठन किया। जो क्वेश्चन अभी पहले अपन सोल्व किए थे, याद आया वो क्वेश्चन? चलो आगे देखो। अब देखो 1935 एक्ट, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके 2024 में भी पूछा। देखो गवर्नरी प्रांतों में देश शासन की समाप्ति, हाँ सेंटर में लागू हो जाता है, प्रांतों में खत्म हो जाता है, सही है। गवर्नर की विधायी क्रियाकर्मों में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, वीटो का अधिकार। ये याद रखना, ये नई चीज़ मिली आपको, लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा ये। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, अरे नहीं उल्टा इसमें तो और प्रसार किया गया था, याद रखना ये चीज़। ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1919 अधिनियम द्वारा प्रांतों में देश शासन, केंद्र में देश शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में देश शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। कुछ प्रांतों में देश शासन व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम में विधायी प्रक्रियाओं में गवर्नर को वीटो शक्ति प्रदान की गई। इसको स्वयं विधि बनाने की शक्ति दी गई। याद रखना, ये पॉइंट आपको उधर नहीं मिलेगा। सांप्रदायिक नियोजन पद्धति के आधार को और विस्तृत किया गया। चलो 1919 ईस्वी में पंजाब में अत्याचारों में अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्राप्त की नाइटहुड? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने कैसरे हिंद की आज़ादी भी लौटा दी थी, ये सब याद रखना। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में पंजाब में भी विरोध हुआ। विरोध के दौरान दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सम्मेलन हुआ। इस जनसमूह पर पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। इसमें काफ़ी लोग मारे गए। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था।
और गांधी भी केसरी हिंद की उपाधि सब लौटा देता है, इसमें दिया नहीं, पर याद रखने की। चलो कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अरे कहाँ हुआ था? बॉम्बे में सर। कौन सी कॉलेज थी? ये कॉलेज थी वो, संसद करके ऐसे कुछ कॉलेज थी वो। ठीक है चलो, ये गलत है, याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ ये चीज़ याद रखना। पहले का कौन था? वीएमएस चंद्र बनर्जी, याद रखना, डब्ल्यूसी बनर्जी। थर्ड का कौन था? थर्ड का था मुस्लिम बद्रुद्दीन जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौता 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न किया। ये एकदम सही बात है। अरे ये लखनऊ अधिवेशन का कौन था अध्यक्ष? सर अंबिका चरण मजूमदार। हाँ ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। ए ह्यूम द्वारा संस्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है, याद रखना ये चीज़। इसके अध्यक्ष व्योमे चंद्र बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया। ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना, कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ होता था ना, वहाँ का व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ये थोड़ा याद रखना, इससे हेल्प मिलेगी अगर मान लो कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो। 1906 में ढाका में नवाब सलीम उल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग के गठन के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा। मदन मोहन मालवीय एवं श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखना ये चीज़। इसमें पारित प्रस्ताव को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यही सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस की। चलो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? अब देखो, कोई इसमें अगर वो दे दिया जाता ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो मार के आ जाते। पर ध्यान रखना है, मौलाना हसरत मोहानी थे और इसके बारे में पहले भी पेश पूछा था। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मन से सर्वप्रथम 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। हसरत मोहानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज को विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सर हसरत मोहानी ने सर गजल लिखे थे सर, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये वहीं से तो निकल के आया है, इंकलाब जिंदाबाद। चलो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। मतलब कहाँ तक कर लिया अपन? 2004 तक है ना। अभी 2 है तो फ्राइडे और सैटरडे है अपने पास, तो कर लेंगे, क्योंकि आज मुझे वो पीसीएस वाला को भी चेक करनी है, उधर उनका बहुत सारा पेंडिंग पड़ा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।